150% चाइना के पास है ये मिनरल्स। इसीलिए जब ट्रंप साहब ने कहा कि 150% टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा हम तुम्हें एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बंद हो जाएगी। घुटनों पर आ गए ट्रंप साहब, 30% कर दिया, 150 से 30 पर आ गए। और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप देखिएगा चाइना अगर ऐसे ही अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट को रोकता रहा तो 10% आ जाएंगे ट्रंप साहब। लेकिन अगर हम नहीं रिसर्च कर रहे हैं उस दिशा में, जबकि हमारे पास अपार संपदाएं हैं, अगर हम वो रिसर्च कर लें, लेकिन हम तो चाह रहे हैं नौकरी नौकरी नौकरी। बीटेक करने वाला 10,000 की नौकरी तलाश रहा है, खेती करने में शर्म है, बिजनेस करने में शर्म है, नौकरी मिल जाए और पैकेज हो जाओ। दामाद क्या कर रहा है, 1 करोड़ के पैकेज में है, बेटी क्या कर रही, 50 लाख के पैकेज में है, सब पैकेज हो गए, इंसान नहीं रह गए। और ये कहां से आया, ये भी आया वो 1835 कि पूरी शिक्षा का प्रारूप गढ़ा गया था अंग्रेजों के लिए नौकर बनाने के लिए। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि जो नौकर है वही महान है, और अगर तुम अपना कोई उद्योग करते हो, उद्यमिता करते हो, तो तुम प्रजा हो। और जो अंग्रेजी पढ़ लिया वो महान है, अंग्रेजी सीख लिया वो महान है, जो नौकरी कर लिया अंग्रेजों की वो महान है। वो जो हमारे कॉलोनियल माइंडसेट है, हैंगओवर, वो भी निकला नहीं है। हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में मैं देखता हूँ कि दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट, मेनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग अच्छे हो गए, लेकिन अभी कॉलोनियल माइंडसेट हमारे स्ट्रक्चर में है, पॉलिटिशियंस में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, रिलीजियस हेड्स में भी है। हम इंटर रिलीजन तो झगड़ा करते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से, लेकिन सारे धर्मों के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, पंथों के, कि जो इंट्रा रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन है उसको कौन खत्म करेगा। उसके लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी आपको। कहीं चाहे स्त्रियों के साथ अपमान हो, चाहे किसी समाज के किसी बाय बर्थ किसी का अपमान हो, उसके बारे में भी तो हमें विचार करना होगा ना। शिक्षा व्यवस्था अगर सबको एक रूप नहीं दे पाएगी तो भारत कहाँ से महान होगा। अगर 146 करोड़ लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे, जैसे आज़ादी के दीवानगी में सब एक साथ खड़े हुए थे तब आज़ादी मिली थी, पॉलिटिकल फ्रीडम। आज की तारीख में अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं, कॉलोनाइजेशन जो डिजिटल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें 146 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा और अपने अपने डिस्क्रिमिनेशंस को ईमानदारी से स्वीकार करते हुए उसको सेट करना होगा, त्यागना होगा, और अपने अपने दर्शन के जो मूल धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उससे जितना हम भटके हैं उसको दूर करके पुनः अपनी नाभि से जुड़ना होगा। और जुड़ जाएंगे तो इसके बाद कहीं कोई अलगाव नहीं दिखेगा, फिर हम भारत माता की जय कह सकते हैं और तभी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड इस अवधारणा को ले करके चल रहा है और सारी पुस्तकों के गठन में हम सारे विद्वानों से लगभग 2000 प्रोफेसर्स और 3500 पीजीटी एंड प्रिंसिपल्स स्कूल एजुकेशन के हमारी पुस्तकों के निर्माण में, पेडागॉजी में, ट्रेनिंग में पैनलिस्ट हैं। निरंतर उनसे संवाद करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी परफेक्शन हम भी नहीं पहुंचे। हम भी एक यात्री हैं उस दिशा में, क्योंकि पहली बार इतना चुनौतीपूर्ण प्रयास है और जितने भी लोग पढ़े हैं हम सब लोग उसी पुरानी पद्धति से पढ़े हैं। तो एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, सावयव परिवर्तन करने के लिए धीरे धीरे मानस बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों से भी बात करने पर कभी कभी वो आग्रही हो जाते हैं अपने विचार पर, धीरे धीरे उसे त्याग रहे हैं और धीरे धीरे धारणा बढ़ रही है। आप सब लोग भी सहयात्री होंगे, पढ़ेंगे, और उसमें अगर आप भी कुछ सुझाव देंगे तो उन सुझावों को लेकर के इस धारणा के साथ अगर आप और कहेंगे कि इस धारणा में इतना और जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, तो हम उसको भी प्रेम से स्वीकार करके प्रजातांत्रिक रूप से एनसीएफ की उस अवधारणा को, जिसमें उन्होंने वैचारिक स्वायत्तता की बात की है, समग्र स्वास्थ्य की बात की है, लोकतांत्रिक सहभागिता की बात की है, आर्थिक सहभागिता की बात की है, सांस्कृतिक सहभागिता की बात की है, ज्ञान, दक्षता और मूल्यबोधों की बात की है, उसको सही संदर्भ में 21वीं सदी में समर्थ नागरिक गढ़ने की दिशा में हम सभी लोग सामूहिक रूप से सामूहिक संचेतना को एक राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़कर एक सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और विज्ञान, प्रौद्योगिकी
और विचारधारा, तीनों स्तर पर हम काम करके एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी देर तक मैंने आपसे लगभग 1.5 घंटे इसलिए चर्चा की कि ताकि ये अवधारणाएं आपको मालूम हो। और मेरी तो आदत ख़राब है, मैं तो इसी का गीत गा रहा हूँ आजकल, तो मैं तो कभी कभी 5.5 साढ़े 4 घंटे भी बोलता रहता हूँ। तो आज तो मैं घड़ी बार बार देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि 2-4 लोग ऊँग भी रहे थे पीछे, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा उनके लिए निद्रा का विषय है। उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें तो अंग्रेज़ों ने 190 वर्षों में पूरी तरह से निद्रा में डाल रखा है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हमें स्वप्न दिखाते हैं, वैसा ही नृत्य करा रहे हैं, और हम उसी में नृत्य करते चले जा रहे हैं। हम अपनी शिक्षा पद्धति में हमें परिवर्तन लाने होंगे। हमारी हिंदी किताब जरूर देखिएगा। जो हमारी हिंदी साहित्य की किताब पढ़ेगा, ये भाषिक झगड़ा देश का खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप 8वीं तक 10वीं तक आते आते हिंदी पढ़ के कम से कम दूसरी रीजनल लैंग्वेजेज जो सबसे अधिक विरोध करती हैं हिंदी का, उनके प्रमुख साहित्यकारों की रचना पढ़ लेंगे, और कम से कम 100 आम जीवन के शब्दों का भारत की 15 रीजनल लैंग्वेजेज में शब्द जान जाएगा बच्चा। और 8वीं से 12वीं पढ़ते पढ़ते भारत की 15 भाषाओं में संवाद करना सीख लेगा, तमिल में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी। तब हम स्टालिन को आंख उठा के कह सकते हैं कि स्टालिन साहब, आप हिंदी से क्यों घृणा करते हो, मुझे भी तमिल में आपसे बात करना कम से कम आता है, आपकी भाषा को सीखा है हमने, सम्मान दे रहा हूं आपकी भाषा को। उस 15 भाषाओं में हमने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, कोशूर कश्मीर की, उर्दू, मराठी, सबको रखा है कि भारत, हम स्पेनिश और जर्मन तो सीखते हैं, अपने देश की भाषा सीखते नहीं। हम शादी के बाद हनीमून मनाने भागते हैं स्विट्जरलैंड, तुर्की, थाईलैंड, बैंकॉक, और दुनिया के 9 क्लाइमेटिक जोन में से 8 क्लाइमेटिक जोन भारत के किसी न किसी क्षेत्र में है। हम उसको देखे नहीं, अपनी शरीर देखे नहीं, दूसरे के शरीर में सम्मान ढूंढते रहते हैं। तो ये जो भारत बोध है, इसके बहुत सारे आयाम हैं, और एक एक आयाम पर अगर आप चिंतन करेंगे, मैं तो इधर सेवानिवृत्ति के पहले भी भारत को जानने की कोशिश करता था निजी आकांक्षा में। अब ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि इसको आप कुछ क्रियात्मक स्वरूप देने का अवसर दिया, तो विगत 5 वर्षों में तो मैं तो सोता जागता स्वप्न भी डूबता खाता इसी में हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा। क्योंकि मैं फिजिक्स का हूँ, तो कभी भी मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स को दूसरे बोर्ड से 25% ज़्यादा ही कॉम्पिटेंसी दूंगा, ये वादा करता हूँ। और लैंग्वेज में अंग्रेजी भी पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों के मन में होगा कि अंग्रेजी तो नहीं हटा देंगे, संस्कृत की बहुत बात कर रहे हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, अवसर देंगे आपको, लेकिन अंग्रेजियत नहीं पढ़ाएंगे। हम अंग्रेजी आपको इस तरह पढ़ेंगे कि भाषा आप अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ोगे भारत की यात्रा को, भारत की ज्ञान परंपरा को। अंग्रेजी भाषा सीखो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के भारत का झंडा फहराया, अगर वो नहीं मालूम होता उनको अंग्रेजी, तो वहां कन्विंस नहीं कर पाते। हम तो कहते हैं हमारे बच्चे विश्व की सारी भाषाएं जाने और जाकर के भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका गायन करें, तो देश तभी तो विश्व गुरु होगा। तो भाषाओं से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन संस्कृति अपनी हो, जड़ें अपनी हो, और सामर्थ्य विज्ञान का आधुनिकतम हो। ये जो कॉम्बिनेशन होगा, दृष्टि और दक्षता दोनों में, अनुभूति की गहनता और अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता, एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंस, दोनों पर काम करना होगा कि अनुभूति करने की एक सही सार्थक पद्धति मालूम हो बच्चों को, और उसको अभिव्यक्त करने की भी एक प्रामाणिक रूप से उसके पास सामर्थ्य हो। ऐसे बच्चे होंगे तब भारत महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि सुनना तो सबसे बड़ा गुण होता है। LSRW में जो पढ़ाते हैं ना आप लोग छोटे बच्चों को, तो उसमें लिसनिंग जो है वो बहुत बड़ी कला है। और फिर भी आप 99% लोगों ने बहुत ही मुझे सहन किया है प्रेम से, इसलिए आपके इस श्रवण की जो विशिष्टता है उसको भी शत शत प्रणाम करते हुए मैं माँ शारदा की अनुमति से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। सर, आप सभी को
नमस्कार प्रणाम करते हुए डॉक्टर एनपी सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य है। पहला बिंदु, क्या आपके द्वारा बोर्ड से मान्यता लेने पर प्रतिवर्ष शुल्क देय होगा। तीसरा है, क्या आपके द्वारा एलकेजी से 8 तक की मान्यता भी दे सकते हैं। चौथा है, क्या आप द्वारा दिया गया मान्यता पर यूडायस कोड अलॉट होगा। पांचवा है, क्या इस बोर्ड की मान्यता में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। छठा है, क्या विद्यालय को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। सातवां है, क्या आपके बोर्ड से पृथक होने पर क्या फिर शुल्क देनी होगी। आठवां है, क्या आपके की पुस्तक अन्य बोर्ड सीबीएसई से महंगी है। और नौवां है, क्या हर 3 वर्ष पर विद्यालय को भी कुछ शुल्क जमा करनी होगी। 10वां है, श्रीमान जी, क्या पूर्व के किताबों में पढ़ाने वाले पाठों को बदलकर नया पाठ जोड़ा जाएगा। और 8वां है साहब, 11वां, क्या आप द्वारा जो मान्यता दी जाएगी लीज पर भूमि भवन पर भी दिया जाएगा। धन्यवाद। एक तो मैं आपको साधुवाद ये दूंगा कि देखिए, सारे विद्यालय प्रबंधकों ने आप पर ताली इसलिए बजाई है कि मैं जानता था कि प्रश्न अवधारणा पर कम आएगा, व्यवस्थागत इन्हीं बिंदुओं पर आएगा। ये मैं पूरे देश में देखता हूं मैं, क्योंकि लेकिन अच्छे प्रश्न हैं आपके। मैं आपका खुद भी अभिनंदन करता हूं कि आपने एक साथ रख दिया, तो हो सकता है आप दूसरे को प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना हो। आपका क्वेश्चन सब आ गए। पहली चीज जो आपने पूछा कि संस्कृत अनिवार्य होगा क्या, हमने अपनी बोर्ड में संस्कृत अनिवार्य रखा है, पहली से लेकर के 12वीं तक। लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को भी फॉलो कर रहा हूं, जिसमें त्रिसूत्री फार्मूले में बच्चों को 3 ही भाषाएं ले सकता है, और शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं उसमें से कोई भी 3 भाषा ले सकता है, अगर हम एनसीएफ की पूरी गहराई से देखें तो हमने उसमें एक प्रारूप ये दिया कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस जो अन्य भाषाएं हैं शेड्यूल 8 में, इन चारों समूह में से कोई भी 3 भाषा वो ले सकता है। तो दक्षिण भारत में तो जनरली जो हमसे विद्यालय जुड़ रहे हैं वो ले रहे हैं संस्कृत और अपनी रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु या मलयालम, और एक इंग्लिश। उत्तर भारत में ये दिक्कत है, क्योंकि वो भी दिक्कत उनको है, उन बच्चों को है जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। उनको दिक्कत है जो गाजीपुर में भी दिक्कत होगी कई विद्यालयों में, कि वो कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश हिंदी तो पढ़ेंगे ही, तो उर्दू हम लेना चाहते हैं तो फिर संस्कृत उर्दू में से विकल्प हो जाएगा, तो हमारे लिए दिक्कत है। तो मैंने एक ऐसा प्रावधान किया कि संस्कृत को हम एक सब्जेक्ट के रूप में एक अलग देंगे, और संस्कृत का एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, जिससे कि साल भर में सिर्फ 20 पीरियड पढ़ाया जाए। एक फंडामेंटल संस्कृत जान ले, वो इसलिए जान ले कि अगर भारत को जानना है तो बिना संस्कृत के बोध के भारत को जान ही नहीं सकते। तो कम से कम अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई चरक संहिता पढ़ रहा है, सुश्रुत संहिता पढ़ रहा है, कहीं कोई न्याय शास्त्र पढ़ रहा है, कहीं कोई मीमांसा कमेंट्री पढ़ रहा है, तो कम से कम इतनी संस्कृत मालूम हो कि वो अजनबी ना महसूस करे अपने आप को। बाकी सब्जेक्ट में निष्णात होने के लिए सब्जेक्ट लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो प्रिलिमिनरी हम कॉम्पिटेंसी दे देंगे। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं और क्षतिपूर्ति मिलेगी कि नहीं। तो छात्रवृत्ति तो मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी बोर्ड है नेशनल। यूडायस पर आपने पूछा, यूडायस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग करते हैं, यूजीसी को आजकल अधिकार हो गया है, वहाँ पर कंप्यूटर सेल है,
उनके यहाँ आदेश पड़ा हुआ था, यूजीसी चेयरमैन का नहीं कर रहे थे, मैंने बात किया चेयरमैन से, उन्होंने भी डाल दिया। वो भी दिक्कत नहीं है, छात्रवृत्ति भी मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट हर जगह मान्य है। क्षतिपूर्ति, क्या कौन सी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझा था। आरटीई की बात कर रहे हो क्या? आरटीई तो लागू है, मैंने शुरू में बोला था, पहले ही लाइन हमने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हमारे बोर्ड को बनाया 4 शर्तें निर्धारित किया, उसमें एक शर्त ये थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरी तरह से बोर्ड पर लागू होगा। तो जो भी एक सीबीएसई में जितने नियम लागू हैं, क्योंकि हम लीगली, मैंने एक लाइन में बोला था ना कि जो सीबीएसई पर लागू हमारे पर लागू है, सिर्फ कंटेंट के मामले में हम एनसीएफ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा प्रयास जो हमें मैंडेट दिया गया है सीबीएसई के काम के अलावा, कि आप भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की सर्वांगीण जो यात्रा है उसको एक साथ इतिहास के रूप में एक जगह बोरिंग मत पढ़ाओ। जिस विषय की, जिस कक्षा में, जिस पुस्तक में, जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं, लर्निंग कॉम्पिटेंसी की, उसके संबंध में जो भी ज्ञान परंपरा भारत की हो वहीं पर उसको रख दो, ताकि वो बच्चा उसे रिलेट कर सके, उसे याद न करना पड़े, उसको बोरिंग ना लगे उसको। ये प्रयास किया गया है। बाकी आपने लिखा है कि हाँ, हमने सीबीएसई से एक अंतराल ये भी किया है कि आपको हम एक मुश्त दे रहे हैं मान्यता। अगर आप हमसे जैसे सीबीएसई से लेते हैं एफिलिएशन और हमसे लेते हैं, तो जो आपसे हर 3 साल पर लेते हैं, मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, मैं आपको परमानेंट दूंगा एफिलिएशन। अगर आप कोई गलती करते हो, इंस्पेक्शन करने पर भले ही हम एफिलिएशन विदड्रॉ करें, लेकिन बार बार आपको इन झंझट में हम नहीं ले आएंगे। एज ए बोर्ड नहीं कर रहे हैं इसको, ताकि इसमें से दुनिया भर की जो करप्शंस होते हैं वो कम हो, और दुनिया भर की आपकी जो जलालत होती है वो कम हो, बोर्ड के चक्कर न लगाना पड़े। एक आपने लिखा है कि पुस्तक अन्य बोर्ड से महंगी है या नहीं। देखिए, हम इतने जो ज्ञान परंपरा को प्रवेश करा रहे हैं, तो जाहिर है कि एनसीईआरटी तो सरकार से फंडेड है पूरी तरह 100%, तो उनसे तो पुस्तक हमारी महंगी है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जितने भी प्राइवेट पब्लिशर की किताब आप लोग रेफरेंस के रूप में लगाते हो, उन सबसे 10 गुना क्वालिटेटिव और उनसे सस्ती। आपने अगला लिखा है कि आपने एक प्रश्न लिखा है ना, क्या पूर्व के किताबों में पढ़ाने वाले पाठों को बदल कर पढ़ाएंगे? बहन जी, ऐसा है ना कि जो ये आपने बोला पहले वाली किताबों में जो पढ़ाता है, मैं आपसे इतनी देर यही बोल रहा था, उतना ही नहीं, वो तो छिटपुट महापुरुषों की चर्चा थी और कविताएं थी। आप हमारी पूरी संगठना में, पुस्तक के पाठों में, अभ्यास में, पुस्तिकाओं में, प्रश्नों में, हर जगह आपको आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ भारत दिखता मिलेगा। हर जगह, हर पन्ने पर, हर एक्टिविटी में, हर एक्सरसाइज में। अगर आप मैथमेटिक्स का सवाल भी कर रहे होंगे तो आपको वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस दिखेगा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। जो डेटा होगा, जैसे अगर मान लो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो, आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हो, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, वो जो आजकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज्यादातर वेल्थ संबंधित होते हैं, मैटेरियलिस्टिक होते हैं। हम आपको जो वर्तमान में विश्व की समस्याएं हैं, क्लाइमेटिक चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जीडीपी, ये जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं जो दुनिया के और भारत के, उन चैलेंजेस से जुड़े हुए प्रश्न उस बच्चे के स्तर पर, उस मैथमेटिक्स के डोमेन के अनुसार हमने रखा है प्रश्न, ताकि बच्चा प्रश्न करे हल, तो वो मैथमेटिक्स के साथ साथ 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सलूशन और उसकी समस्या के बारे में भी उसकी चिंतना में एक अवयव के रूप में स्थापित हो जाए। ये भी रख रहे हैं।
और महापुरुष तो आप हमारी किताब सिर्फ देख लो, पहली से 8वीं तक, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की, आपको 96 महापुरुष इन्हीं पुस्तकों में मिल जाएंगे 8वीं तक में। और वो महापुरुष वैदिक काल से लेकर बुद्ध काल से लेकर के और वर्तमान 21वीं सदी तक के, और हर क्षेत्र के, तमिलनाडु, असम, कश्मीर से लेकर के और भारत मध्य, दक्षिण, उत्तर, सबके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिलेगा। आदिवासियों को हमने महिमा दिया है, जो गायब रहते हैं अक्सर पाठ्य पुस्तकों से। भारत के बड़े सजीव हिस्से हैं वो। भगवान राम की मदद किया तो आदिवासियों ने किया, पांडवों की मदद किया तो आदिवासियों ने किया, महाराणा की मदद किया तो भील सरदार राणा पुंजा ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आदिवासियों ने किया, झारखंड में बुद्धू भगत ने किया। ये कहानियां हिस्ट्री भी नहीं मिलती, जो अदृश्य भारत, मैं इसको कहता हूं कि अतुल्य भारत के अलावा एक अदृश्य भारत भी है। अगर भारत बोध ला रहे हैं तो उनको भी, उनके महापुरुषों को, उनके महानायकों को और उनके भी किए गए भारत के निर्माण में योगदान को हमें उतना ही स्थान देना होगा। सिर्फ महानगरों से स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुआ है, सिर्फ महानगरों से सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ किसी एक समुदाय से सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। भारत के विकास में सबकी यात्रा का योगदान है। हमारी पुस्तकों में आपको समग्र रूप से भारत दिखेगा। एक बार उसको देखिएगा, फिर मुझे और सुझाव दीजिएगा कि क्या मिसिंग है। क्योंकि अगर अपाला भी हैं, घोसा भी हैं, मातृशक्ति भी हैं, पूरी आदिवासी भी हैं, वहाँ इस्लामिक फेथ के लोग भी हैं, क्रिश्चियनिटी के लोग भी हैं, सनातनी भी हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, सभी हैं। लेकिन वही हैं जो भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान किए, वो सारे महापुरुष। आपने अंतिम लिखा है, क्या आप द्वारा लीज पर दिए गए भूमि भवन पर मान्यता दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। आप हमारे एफिलिएशन बायलॉज को देख लीजिए, हमने उसके हल्का भी कर दिया है मानक, परसों ही बोर्ड मीटिंग में 3 दिन पहले। चूंकि आईसीएससी 2000 वर्ग मीटर पर ही मान्यता दे देती है भूमि पर, भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, भूमि सिकुड़ रही है, अन्य गतिविधियों के लिए भूमि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पॉपुलेशन प्रेशर, हैबिटेशन प्रेशर, इंडस्ट्रियल प्रेशर, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। तो हमने देखा कि मिनिमम क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए कितना हो सकता है और राज्य सरकारें कितने न्यूनतम पर मान्यता दे सकती हैं। तो आईसीएससी को ऑलरेडी 2000 पर सारे स्टेट गवर्नमेंट एनओसी दे रही है। तो हमने इसलिए 2000 वर्ग मीटर ही अपने बोर्ड के लिए भी कर दिया है, अर्बन रूरल दोनों। जो सीबीएसई का 6000 है वो हमने रिलैक्स करके 2000 तक भी हम मान्यता दे देंगे, ठीक है। और लीज पर भी दे देंगे, भवन भूमि दोनों पर। जैसे सीबीएसई का नियम लीज पर है, हमारा भी नियम लीज। हमारा सीबीएसई से नियम कानून भी थोड़ा थोड़ा हर जगह शिथिल मिलेगा। कंटेंट हमारा थोड़ा उनके एनसीएफ के साथ साथ भारत की प्रगति, महानता, भारत के गौरव, भारत की ज्ञान परंपरा के साथ बच्चों को गढ़ने का एक नया प्रयोग है। जी बहन जी, आप बताओ। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा, और अभी भी प्रशिक्षण आप लेते ही हो। हम अपनी जो धारणा है उसके अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीम बनाए हैं। अगर गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इधर बैठक इसीलिए मैं कई जिलों में लगातार कर रहा हूँ। अगर इधर हमारे साथ 50 विद्यालय भी जुड़ गए 4-5 में, तो मैं वाराणसी में ही बना दूंगा ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ के लोगों को एक प्रयोग के तौर पर ठीक से गढ़ करके, क्योंकि पूर्वांचल की धरती ज्ञान की धरती रही है, तो भारतीय ज्ञान को यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, तो सबसे पहले तो यही समझना चाहिए। काशी तो आध्यात्मिक राजधानी है, ये क्षेत्र है उसी का। तो वो हम ट्रेनिंग पूरी देंगे, और हम ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। आपको बता दूं, मेरे साथ 980 विद्यालय जुड़ चुके हैं पूरे देश के, और उनको हम प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं। हाँ, तो शिक्षक तो हमारे आप में से ही पैदा होगा ना बहन जी। उनके भाव थोड़े परिवर्तित करने होंगे। शुरू में मेहनत होगी,
क्योंकि एक बार जो पढ़ा लेता आदमी ने तो रोज उसी को पढ़ाना चाहता है, सोचता मेहनत ना करनी पड़े। एक बार हमारी किताब को जैसे हमने अपने विद्यालय में लगाया तो हमारे सारे टीचर कहे साहब बड़ी कठिन है। हम क्या कठिन क्या है? फिर मैंने एक एक चूंकि विषय को हमने भी बनाया है, मतलब मैं रहा हूं हर मीटिंग में, तो मैंने अपने स्कूल में हर विषय का एक एक पार्ट पढ़ा के सुनाया। साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी। तब उन्होंने कहा सर ये तो बड़ा आसान है। हमने कहा तुम थोड़ा दृष्टि बदलो ना, चैनल बदलो। ये चैनल अभी लगा हुआ है तुम्हारा फालतू वाला। तुम्हारे पास ज्ञान है, सामर्थ्य है, गणित वही है, विज्ञान वही है, समाज विज्ञान वही है, कोई नई चीज थोड़े उसमें। लेकिन थोड़ी दृष्टि बदली है तो थोड़ी दृष्टि बदलने के लिए थोड़ा अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम अभिभावकों के प्रशिक्षण के लिए भी बनाए हैं मॉड्यूल। जो विद्यालय हमसे जुड़ते हैं उनके शिक्षकों का भी हम ओरिएंटेशन करते हैं ऑनलाइन, ताकि ऐसा ना हो कि वो शिक्षक ही ना समझें कि भारतीय ज्ञान क्या है। और भारतीय संस्कृति में निष्णात व्यक्तित्व के रूप में दुर्गा दत्त जी ने, विशाल जी ने और विजय यादव जी ने भी इस आयोजन में सहयोग किया। ब्रजमोहन तो हमारे अंग हैं, तो इसलिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। आप सभी लोग जो है कृतज्ञ हूँ। जितने जो प्रश्न हैं, एक मैं आपको मेल भी नोट कराता हूँ, आजमा के देखिएगा। उस पर आप डालिएगा, अपना टेलीफोन नंबर डालिएगा और अपने जिज्ञासा या प्रश्न डाल दीजिएगा। आपको एक सप्ताह के अंदर मैं व्यक्तिगत उस फोन पर बात करूँगा। अगर कोई ऐसा लग रहा हो कि मेरा प्रश्न रह गया संकोच में, तो आप जो है अगर उस पर मेल पर डालेंगे, वो बहुत सिंपल सा मेल है, chairman@bsb.org.in। वो मेरा ही मेल है, वो chairman@bsb भारतीय शिक्षा बोर्ड BSB.org.in। कोई भी सुझाव, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आप उस पर डालेंगे, विद इन 1 वीक आपको उत्तर मिलेगा। और आपके प्रश्न की गुणवत्ता के आधार पर मैं आपको टेलीफोन नंबर रहेगा, नाम से मैं सीधे फोन करके आपसे पूछूंगा कि जब मैं कभी यात्रा में रहता हूं उस समय का उपयोग करता हूं ऐसे लोगों के बात करके उनके प्रश्नों का सुझाव लेने। बाकी जो शेष है आपका संबद्धता शुल्क का विवरण हमारे बाइलास पर, एफिलिएशन बाइलास पड़ा हुआ, उसके लिए मुझसे क्यों आधे घंटे समय लोगे, एक एक बताऊं। आप उसको देख लो, मानक देख लो हमारे एफिलिएशन बाइलास में। आप इनको ब्रजमोहन सबको नोट करा दीजिएगा, या इनके व्हाट्सएप होंगे उस पर डाल दीजिएगा। हाँ, कंटेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि बताने में 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। मैंने जो पत्रक दिया है ना, आप सबको एक पत्रक दिया है, उसमें नीचे मेरा नंबर भी लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वहाँ से आप नंबर ले लीजिएगा और आपको सारी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ग्रुप में भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको डाल देंगे। परीक्षा की समय सारणी वही है जो अनुकूलता होती है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के लिए। तो जो समय है फरवरी मार्च का वही होगा। मैंने एक लाइन में बताया था कि जो CBSE माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में जो फॉलो कर रहा है, कब से कक्षा शुरू होगी, कितनी छुट्टियां होंगी, वो सारी चीज़ें वही लागू हैं। अगर भिन्नता है तो सिर्फ पुस्तकों की संरचना में और परीक्षा पद्धति में प्रश्न पत्रों के विरचन, डेवलपमेंट। और बाकी जो संबद्धता है, भवन कैसा होगा, कितना कमरा होगा, ये बताने में 45 मिनट कम से कम लगेगा मुझे। तो टुकड़ों टुकड़ों में बताने में समझ में नहीं आएगा। हमारा बाइलॉज पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको कोई संदेह होता है, आप जिस बिंदु पर संदेह होगा मेल से हमें पूछ लीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। 100% आपको एश्योर कर रहा हूँ।